नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। उन विषयों पर लगातार मेरी चर्चा आप लोगों के साथ, आपको मेरी जिम्मेदारी है समझाने की, बताने की चालू है। कुछ दिन पहले हम अलग अलग पक्षों पर पॉलिटिकल इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र और सियासत का जो तालमेल होता है उस पर चर्चा कर रहे थे। आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में सुना। आज हम जो बात करेंगे ये भी, जैसे मैंने उस दिन पावर पर चर्चा की थी, बिजली पर चर्चा की थी और आपसे कहा था कि प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ये सीधा आपकी हमारी जिंदगी की रोशनी से ताल्लुक रखता है, वैसे ही आज भी इस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। पूरी कोशिश जो तमाम सालों से मैं इन विषयों को उठाते हुए करता आया हूं, आपको सरलता से, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। मसला है डीजल वर्सेस सब्सिडी का, और जब हम डीजल वर्सेस सब्सिडी कहते हैं तो इसमें अंततः बड़ी बहस में मूलतः मिट्टी का तेल जो केरोसिन है वो भी शामिल हो जाता है। लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, तो डीजल जैसे विषयों पर ये नई नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या असर होगा। एक मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उसको प्लीज समझ लीजिए, जान लीजिए कि डीजल का बढ़ना या कम होना सीधे आपके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर जो महंगाई का असर होता है उससे जुड़ा होता है। क्योंकि अभी भी इस मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं, यानी कि खाने पीने की चीजें या तमाम चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, वो डीजल के माध्यम से होता है, उन व्हीकल से होता है, उन गाड़ियों से या ट्रकों से होता है जो डीजल से चलती है। इसलिए डीजल जो है, एक सरल बात आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत और व्यापक इसके दलीलें हैं। एक बहुत 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 अहमियत का मसला है आपकी और हमारी जिंदगी से। सबसे पहले कुछ सरल आंकड़े आपको दिखाऊंगा और उसके साथ में समझाता हुआ जाऊंगा। फिर एक बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। डीजल की हमारे यहां जो खपत होती है उसमें आप एक ध्यान से चीज देखिए कि 69.1% वो ट्रांसपोर्ट पर, आवाजाही जिसे हम कहेंगे, उस पर खर्च होता है डीजल का। और इसमें एक, इन्हीं आंकड़ों में एक दिलचस्प चीज मैं आपको ये बता दूं कि कार्स और एसयूवीज जो होती हैं, जो निजी तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें 12.43% खर्च होता है। बहुत बड़ा फर्क है। कृषि, जिसकी सबसे ज्यादा दलील दी जाती है सब्सिडी को लेकर, उसमें 12.65% खर्च होता है कृषि में, और 18, अगर ये ग्राफिक्स बदलेगा तो 18.34% की जो है वो उद्योग में, टावर में या बाकी इलाकों में खर्च होता है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 70% डीजल आज भी, 70% डीजल आज भी ट्रांसपोर्ट में, आवाजाही के तमाम तरीकों में इस्तेमाल होता है। अब दूसरी एक और बात आपको बताऊंगा कि बारिक कमेटी जो बनी थी उसकी सिफारिशें क्या थी। कमेटी ने दाम तय करने के तरीकों का अध्ययन किया कि ये डीजल की जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये कैसे तय हो, कि डीजल की कीमत किसी आम हिंदुस्तानी को क्या देनी चाहिए। कीमतें तय करने की कोई एक विशिष्ट तरीका नहीं है, ये पारिक कमेटी का मानना था कि कोई आप फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं लगा सकते डीजल के दाम को तय करने के लिए। रिफाइनरी से आने वाले तेल के दाम तय करना कोई निश्चित तरीका इसका नहीं हो सकता, ये पारिक कमेटी ने कहा। कीमतों को नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए, ये उनका एक बहुत बड़ा सुझाव है कि फ्री द मार्केट फ्रॉम प्राइस कंट्रोल्स एट द अर्लीस्ट, ये पारिक कमेटी ने कहा था। तो सरकारी नियंत्रण, इसका मतलब ये होता है कि डीजलों की कीमत पर से जो सरकारी नियंत्रण है वो हट जाना चाहिए। गवर्नमेंट के कंट्रोल में डीजल का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और बाकी जो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही वो ये थी कि 1 साल में
सब्सिडी धीरे धीरे फेज्ड तरीके से खत्म होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था। आप सब जानते हैं कि 2013 में ये पारिक कमेटी की सिफारिशें आई थी। तो दो कुछ बड़े और सरल आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही है बात। राशन तेल की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो, और ये भी उनका सुझाव था। केरोसिन की जहां तक बात है, 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो, यह पारिक कमेटी का सुझाव था। और इसके अलावा समय समय पर मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाई जाए। यहां पर भी उनका मानना था कि खेती की वृद्धि की दर के हिसाब से कीमतें बढ़े, कि इसको आप खेती से, एग्रीकल्चर से लिंक कर दीजिए। बहुत गंभीर विषय है, कतई भी इसको ना समझिएगा। मैं सरलता से रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कोई आंकड़ों में या बड़ी बड़ी बातों में उलझा रहा हूं। खाली आप इस एक को ध्यान से देख लीजिए। ये मैंने आपके लिए खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए निकलवाया है। 2004 में 17 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर था ये डीजल 2004 में। आज 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसकी कीमत 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है। 21.5% की बढ़ोतरी है। ये 10 साल में डीजल की कीमतें हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपके हमारे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी इससे बढ़ती हैं। ये मेरा मूल मकसद और मंत्र। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ आरएस पांडे साहब मौजूद हैं, जानकारों में से बहुत बढ़िया लोग में से मैं इनको मानता हूं। आरएस पांडे साहब फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। सरकार के मैकेनिज्म कैसे तय होते हैं, कैसे नहीं होने चाहिए, उस पर हम उनसे बात कर सकते हैं। सलमान सोज हमारे साथ होंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। कुछ देर में हमारे साथ इकोनॉमिस्ट होंगे प्रवीण झा साहब। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए किरित सोमाया होंगे कुछ देर हमारे साथ, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे पहले चलेंगे, हम लोग उनको मजाक में प्रोफेसर बोलते हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर हिमांशु शेखर के पास। उनकी बातचीत मौजूदा पेट्रोलियम सेक्रेटरी से हुई है। फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी इस पैनल पर बैठे हैं। क्या सोच रही है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस बारे में? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। मैं हमेशा से कहता हूं कि ये वो विषय है पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े, जिनका पहले दिन से डिलीवरी को लेकर दबाव होगा नरेंद्र मोदी पर। हिमांशु जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से। पहली बात ये कि जो मौजूदा ऑयल सब्सिडी बर्डन है उसको सस्टेन करना अब संभव नहीं है, और यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जो धीरे धीरे फेस्ड मैनर में ऑयल और गैस सब्सिडी को, तेल और गैस सब्सिडी को घटाने की जो नीति लागू की गई थी, ये बेहद जरूरी है कि उस नीति पर एनडीए सरकार भी आगे बढ़े, क्योंकि ये जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसे समय पर जब एक नया बजट तैयार करने की कवायद चल रही है वित्त मंत्रालय में, तो वित्तीय घाटा को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तेल और गैस सब्सिडी को धीरे धीरे कम किया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे यहां तक कहा है पेट्रोलियम मंत्रालय में कि आप अगर अनुमान लगाइए कि अगले 1 साल तक अगर इसी तरह से हम धीरे धीरे डीजल सब्सिडी को, गैस सब्सिडी को कम करते रहे, तो हमारे पास कितना फंड अवेलेबल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नया निवेश करने के लिए, जिससे कि सेंटिमेंट जो बेहतर करने की कवायद चल रही है। हिमांशु, सब्सिडी के साथ खिलवाड़ करना पारंपरिक तौर पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं एक अनपॉपुलर, गैर लोकप्रिय फैसला हो सकता है। क्या ये सरकार वो हिम्मत दिखाएगी सब्सिडी के साथ खेलने की? ये एक बड़ा सवाल है, मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही मुश्किल चुनौती होगी इस सब्जेक्ट को एड्रेस करना, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से 2 और बातें अहम कही गई हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सामने। जो जानकारी रखी गई है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि ऑयल और गैस सब्सिडी को धीरे धीरे घटाने के साथ साथ जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना लागू की गई थी, जिसमें चोरी को रोकने के लिए, गैस की चोरी को रोकने के लिए यह स्कीम लाई गई थी, उसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं।
इसमें यह कहा गया है, और मेरे पास ये आंकड़े हैं, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में अभी करीब 3 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, कस्टमर्स को, जो 15 करोड़ कस्टमर हैं एलपीजी के देश में। और इससे करीब 15 से 20% जो सब्सिडी दी जाती थी एलपीजी पर, उसको कंट्रोल करने में, कम करने में मदद मिली है। इसमें यह भी कहा गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को कि केरोसिन, जो अभी जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना अभी लागू नहीं की गई है, बेहतर होगा कि राज्यों को इंसेंटिव्स दिया जाए, जिससे कि वो भी धीरे धीरे केरोसिन को भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करें। यानी एक तरफ आप धीरे धीरे गैस और तेल सब्सिडी में कटौती की नीति पर आगे बढ़ें, और दूसरी तरफ जो बर्बादी होती है सब्सिडी की, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर का मसला हो या फिर केरोसिन की चोरी और कालाबाजारी का मसला हो, उस इशू को एड्रेस करने के लिए भी ये जरूरी है कि कैश ट्रांसफर योजना पर आगे बढ़ा जाए एलपीजी के संदर्भ में, और केरोसिन के लिए जी नए सिरे से स्टेट्स को इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कि वो भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पर केरोसिन को लेकर आए, जिससे कि चोरी और कालाबाजारी जो केरोसिन की होती है उस पर लगाम लगाया जा सके, नियंत्रण लगाया जा सके। आरएस पांडे सर, इसमें से क्या क्या संभव है? हम सब जानते हैं, उसके बाद मैं किरीट सोमैया के पास आऊंगा, वो भी आर्थिक मामलों के जानकार हैं। क्या ये सरकार सब्सिडी पर कठोर निर्णय ले सकती है? आपने सही बताया कि डीजल के दाम पिछले 10 सालों में 18 रुपए से 56 रुपए हो गए, करीब 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। साथ साथ देश को यह भी बताना होगा कि इन 10 सालों में क्रूड के दाम 4 गुना बढ़ गए, और डीजल, पेट्रोल ये सब क्रूड से ही बनता है। बिल्कुल सही बात है। और 80% से ज्यादा क्रूड आप विदेशों से मंगाते हैं बढ़े हुए दामों पर। तो आपके पास विकल्प क्या है? सरकार कोई भी हो, या तो आप सब्सिडी दीजिए या उसका दाम बढ़ाइए, और तो कोई विकल्प है नहीं। तो अगर कुछ महीनों से डीजल की कीमत हर महीने 50 पैसे 40 पैसे बढ़ रही है, तो इसको जारी रखने में ही बुद्धिमानी है। आज जो सब्सिडी दी जा रही है, जो अंडर रिकवरी है, वो है 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर डीजल पर। तो अगर 50 पैसे की बढ़ोतरी होती रहे तो अगले 6-7 महीनों में ये करीब करीब बराबर आ जाएगा। पेट्रोल पर अंडर रिकवरी समाप्त हो गई है। आज पेट्रोल 71 रुपए का 1 लीटर में मिल रहा है दिल्ली में। आज डीजल 57-58 रुपए का मिल रहा है। ये जब अंडर रिकवरी खत्म हो जाएगी 6 महीने 7 महीने में, अभी जो फॉर्मूला चल रहा है और जो बताया कि मंत्रालय भी शायद यही सोच रहा है, तो 60 रुपए के आसपास, 60-61 रुपए के आसपास डीजल बिकेगा। और ये कहना ये सही है कि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन पर असर होता है, डायरेक्टली इन्फ्लेशनरी। लेकिन ये भी समझना होगा कि जो आप सब्सिडी देते हैं उससे बजट डेफिसिट होता है। और डेफिसिट का भी कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन के प्रति होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। किरीट सोमैया, उसके बाद मैं सोच साहब के पास आऊंगा। क्या आप लोग, अब आप उस ताकत के साथ आए, क्या आप लोग डीजल से लेकर, और मैं आज पूरी बहस डीजल वर्सेस सब्सिडी पर कर रहा हूं, क्या आप लोग वो कठोर कदम ले सकते हैं? हिमांशु शेखर, मेरे रिपोर्टर का यह कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय की फिलहाल सोच इस तरह की है कि जो यूपीए का तरीका था उसी को कंटिन्यू करे। ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी एनडीए की, उस समय पे वास्तव में यह जो नया सिद्धांत है कि भाई जो गरीब है, निचला तबक्का है, उनको समर्थन कीजिए, सपोर्ट दीजिए, सब्सिडी दीजिए, लेकिन इनके नाम पर सभी धो धूके एफर्ट उनको क्यों? ये निर्णय 2002-03 में हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ, लेकिन जब यूपीए 1 आई तो यूपीए 1 ने ये निर्णय बदल दिया। उन्होंने वापस सब्सिडी राज शुरू किया। अब 2009 के बाद में पुनः इस सरकार ने पुनः विचार करके जो नई नीति बनाई, अभी मोदी सरकार आई है, तो देखो कोई भी नई सरकार आई तो भी भारत भारत है, भारत सरकार है, इसलिए कंटिन्यूटी विद चेंज यह सिद्धांत रहता है। हम आने वाले कुछ महीने में देखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, कि जो निचले तबक्के के लोग हैं,
सब्सिडी आज भी कंटिन्यू है, लेकिन उनको फिर वो गैस की सब्सिडी हो या केरोसिन हो या अन्य, उनको डायरेक्ट कैश के देने से बात आई है। अब बड़े लोगों को सब्सिडी बंद करो, मार्केट रेट लेके आ जाओ, और उनका जो डिफरेंस है वो गरीबों को या निचले मध्यम वर्ग को डायरेक्ट दो। तो हम आने वाले 2-3 महीने में ये स्टडी करेंगे, जैसे आपने किसी ने कहा कि अमेरिका का एक रिपोर्ट आया है, जो भी है वो स्टडी करेंगे। सरकार है, अगली सरकार के कुछ अच्छे कदम हो गए तो सर्टेनली मोदी सरकार उसको कंटिन्यू करेगी। ये 2 महीने में परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, आप शुरुआत में साफ साफ कह रहे हैं कि गरीबों के लिए सब्सिडी, अमीरों के लिए सब्सिडी नहीं। मैं आऊंगा किरण आपके पास। मैं जानता हूं आप आर्थिक विषयों को समझते हैं और आप और हम 10-15 साल से इन विषयों पर चर्चा करते आए। मैं आऊंगा आपके पास। ये बड़े गंभीर, सलमान सोज, प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों के सब्सिडी फॉर्मूलाज क्यों फेल होते हुए नजर आए? नहीं, फेल होने की बात नहीं है। जो रिफॉर्म डीजल प्राइस पे यूपीए गवर्नमेंट ने किया, अब खुद देखिए कि आज किरण जी क्या कह रहे हैं, आपके प्रोफेसर साहब जो हिमांशु साहब है उन्होंने क्या कहा और पांडे साहब ने क्या कहा। यूपीए की पॉलिसी जो थी रिफॉर्म्स की, वही इंप्लीमेंट हो रही है, और वही पॉलिसी किरण जी की पार्टी ने उसके खिलाफ बड़ी जी जान से लड़ाई की। मुझे याद है कि यशवंत सिन्हा हो, रविशंकर प्रसाद हो, शाहनवाज हुसैन हो, सब ने जब इस रिफॉर्म को हमने लाया कहा कि भाई ये गलत है, आपको वापस रखना पड़ेगा, आप गलत कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और आज ये कहते हैं कि भाई ये तो पॉलिसी जहां हमको लगेगा अच्छी है तो वहां चलाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, जिनको इन्होंने बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी कहे, ये क्या इकोनॉमिस्ट है, जब उन्होंने उनकी पॉलिसी पे अब नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो यानी कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो तो असली इकोनॉमिस्ट थे। दूसरी बात, जिस डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर की बात हिमांशु जी ने भी कही और कहा कि ये सक्सेसफुल रही है, जो पहले टेस्ट हुए, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुए, वो भी यूपीए की पॉलिसी, उसके खिलाफ भी इन्होंने इलेक्शन में ही नहीं उससे पहले भी उसको डिरेल करने की इतनी कोशिश की और कुछ हद तक ये सक्सीड भी कर गए उसको डिरेल करने में। और अब ये कहते हैं कि भाई अगर हम टारगेट कर पाएंगे सब्सिडी, उसी की वजह से एक और यूपीए पॉलिसी, फिर से अच्छी बात, और अब ये फिर कहते हैं कि भाई अब ठीक है। तो जो पॉलिसीज थी वो एक बात है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डीजल प्राइस का, जैसे आपने कहा और पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये डीजल प्राइस रिफॉर्म जो करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करते तो डेफिसिट का भी, फिस्कल डेफिसिट का भी असर पड़ता है इन्फ्लेशन पे, कीमतें बढ़ने में डेफिसिट का भी रहता है। लेकिन डीजल प्राइस हाइक करना भी हमको एक चीज से देखना चाहिए, मॉड्यूलेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहेंगे भाई जो पाथ है बस उसी पे चलना है, ना लेफ्ट ना राइट। क्यों? क्योंकि अगर मानसून इस साल का जैसे कहा जा रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं गवर्नमेंट को मशवरा देता हूं कि आप थोड़ा मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि भाई मानसून की खराबी की वजह से कीमतों में इजाफा होने लगे, तो आप अगर सब्सिडी को खत्म कर देंगे तो आप तो गरीब लोगों, जिन गरीब लोगों की बात किरण जी कह रहे थे, उन लोगों पर तो तूफान पड़ेगा। इसलिए प्लीज सोच समझ के आप सब्सिडीज को इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि मानसून को देखना पड़ेगा और बहुत संजीदा तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ये कोई आसान मामला नहीं है जो ये हमको क्रिटिसाइज। मैं भी मानता हूं खुद एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रवीण झा मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट का। प्रवीण झा, जब आप डीजल की बात करें, जब आप केरोसिन की बात करें, किरित और मैं इन बहस में बहुत सालों से रहे हैं, आप और मेरे साथ कार्यक्रमों में बहुत सालों से हैं, पॉइंट सारा सब्सिडी पर आकर रुकता है। कहना पॉलिटिकली करेक्ट बहुत सही है कि सब्सिडी मतलब गरीबों के लिए, लेकिन ये मतलब गरीबों के लिए कभी नहीं हो पाया। सरकारें निरंतर जो है सब्सिडी को समझ नहीं पाई, मतलब गरीबों के लिए लागू नहीं हो पाया। अब आप इस स्थिति में खड़े हैं, जैसे हिमांशु मेरे रिपोर्टर बता रहे थे कि भाई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मानना है कि अगर आप इसको 1 साल में कोई ना कोई विधिवत तरीके से इसको फेज आउट नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं टैकल कर पाएंगे। पांडे जी ने बिल्कुल उपयुक्त कहा कि उसके बाद आपका डेफिसिट खराब होगा, हायर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज जो हैं वो वैसे ही आप उसको पहले से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सरकार के पास फिर समाधान क्या है? देखिए, सब्सिडी का मुद्दा जो है वो एक तरह से यक्ष प्रश्न है।
हाँ, Achilles heel जिसको आप मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एनडीटीवी प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस चैनल उसमें था, मैंने ये एक आकलन में कहा भी था, मैंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो शायद उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि सब्सिडी की फाइल जब उनके टेबल पर आएगी तो एक प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर जो उनको बताया जाता है वो रहे हैं कि उस पर क्या वो ओपिनियन लेंगे। बहुत बड़ा सवाल है हाँ, ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल इसलिए बन जाता है कि जैसे डीजल और पेट्रोल हुआ, खास करके डीजल। डीजल जो है यूनिवर्सल इंटरमीडिएरी है। हाँ, बिल्कुल उसमें जब भी बढ़ोतरी होगी उसकी कीमत में 20 और चीजों में बढ़ोतरी हो जाएगी। मुद्रास्फीति से आप ऐसे ही जूझ रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे? कहने को तो इन्होंने कह दिया, जैसे हम लोग उस दिन चर्चा में बात कर रहे थे कि भाई एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाने की बात सोची जा रही है, लेकिन उसका साइज क्या होगा, कैसे आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ से पैसा ये सारी तब वहां पर जाएगा ना। तो इसलिए नंबर एक, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो सब्सिडी पर से इसका जो इकोनॉमिक्स है उसको हम कैसे समझें, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन वाला मुद्दा जो है। तो हिंदुस्तान के संदर्भ में जो एक बहुत बड़ी समस्या रही है वो दूसरी रही है, इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात है। जैसे आपने कहा कि कहा गया कि भाई इस वर्ग के लिए है, लेकिन उस वर्ग को कभी वो मुहैया नहीं हो पाता है जिस तरह से अप्रोप्रिएट कर लिया जाता है। नहीं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहूंगा और खासतौर पर किरीट सोमैया जी के लिए रखना चाहूंगा कि मैंने जो ग्राफिक्स दिखाए हैं अभी उसमें 69.01% जो है वो सब्सिडी डीजल के कंजम्पशन के हम बात कर रहे हैं, उसमें गाड़ियां एसयूवीज, और एसयूवीज का भी एक आंकड़ा आपको बताऊंगा क्योंकि अभी किरीट सोमैया ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, कांग्रेस पहले से आर्ग्यूमेंट देती रही है, वो दलील दे रहे थे। 12.43% जो है इसमें प्राइवेट व्हीकल ओनर्स हैं, यानी कि जो गाड़ियां किसी और काम में नहीं आती हैं उनका 12.43% है। और जबकि कृषि के क्षेत्र में ये किरीट पारेख कमेटी साहब के रिपोर्ट से निकले हुए आंकड़े हैं, जबकि 12.65% डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खाली अगर आप डीजल के कंजम्पशन को देखें तो बड़ी गाड़ियों वालों के कंजम्पशन का डीजल, आर एस पांडे साहब पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे, और कृषि के कंजम्पशन का डीजल तकरीबन बराबर है। प्रवीण, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं ब्रेक लेके किरीट सोमैया के पास वापस आऊंगा। सही कह रहा हूं। तो ये जो एक मुद्दा है उसको आप कैसे, आपका जो एक पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशनल स्ट्रक्चर, उसको आप क्या पुख्ता कर सकते हैं इस तरह से कैलिब्रेटेड ढंग से, जिसको वास्तव में मिलनी चाहिए उसको मिले। क्योंकि ये बात तो तय है कि कुछ सब्सिडीज जो हैं उसको आप अगले 5 वर्ष क्या कई वर्षों तक जो तो है आप उससे नहीं, इसी पॉइंट पर एक ले रहा हूं ब्रेक, जो प्रवीण झा ने कहा सब्सिडी सबके लिए, सब्सिडी कुछ के लिए, और ये सबके लिए और कुछ के लिए में किसके लिए और किसके लिए नहीं, ये कौन तय करेगा, ये कैसे तय करेगा? इस मुल्क में कभी मत भूलिएगा कि गरीबी की नीचे रेखा के नीचे कौन रहता कौन नहीं रहता, इसी को लेकर बहुत बड़ी बहस हो चुकी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जैसे मैंने एक सरल आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि तकरीबन उतने ही प्रतिशत डीजल का इस्तेमाल बड़ी और अमीर गाड़ियों वाले लोग करते हैं जितना कि इस मुल्क में कृषि के लिए डीजल का इस्तेमाल होता। और ये मैं विज्ञान प्रकाश नहीं आपको बता रहा हूं, ये पारेख साहब की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आपको बता रही है। कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आऊंगा इस गंभीर विषय को लेकर, उसके बाद हम चलेंगे सीधे किरीट सोमैया जी के पास। तो महंगाई पर काबू पाना जो है वो सरकार उसके तमाम दावे करती रही थी। पहले की जो सरकार है, मैंने आपको पिछले ही दिनों अपने कार्यक्रम में दिखाया था कि कितनी बार मनमोहन सिंह ने बोलकर डेडलाइन सेट की, लेकिन वो उसको नहीं मीट कर पाई। ये बहुत पेचीदगी भरे मसले हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौतियों में से है, नरेंद्र मोदी एक बहुत ऐतिहासिक मैंडेट के साथ बैठे हैं। कोई किसी किस्म का उनके ऊपर वाकई उस तरह का दबाव नहीं है, वो विल से चाहे तो बहुत सारे फैसले ले सकते। थोड़ा सा हिमांशु की इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा, फिर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं किरीट सोमैया साहब के पास जाना चाहता हूं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में तरीके और फैसले लिए गए थे, उनसे जुड़े, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन जरा गौर से हिमांशु की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए आप। ये तो बताना पड़ेगा कब तक बेरोजगारी खत्म करोगे।
और कब तक महंगाई खत्म करोगे या कब तक महंगाई कम कर दोगे या महंगाई को ठहर के रखेगी, ये मैं आश्वासन चाहता हूं। जिस महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई है, वही अब उसके सामने चुनौती की तरह खड़ी है। मॉनसून कमजोर होने की सूचना के फौरन बाद नई खबर यह है कि कई तरह की दालें और सब्जियां महंगी होने लगी हैं। बीते 2 हफ्तों में मसूर दाल 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो हो गई, यानी 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी। मूंग दाल 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 90 रुपए प्रति किलो हो गई है, यानी 12% से कुछ ऊपर की बढ़ोतरी। और उड़द दाल 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 85 रुपए प्रति किलो हो गई है, यानी 6% की बढ़ोतरी। 15% की बढ़ोतरी हुई है मसूर दाल में। और मूंग दाल भी महंगा हुआ है। मूंग दाल एक हफ्ते पहले किस रेट पे बेचते थे आप? मूंग दाल 80 रुपए थी, अब 90 रुपए बेच रहे हैं जी। जो हाल दालों का है, वही आलू प्याज का भी। दिल्ली की ओखला मंडी में नासिक से आ रहा प्याज एक हफ्ते पहले 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब 20 से 22 रुपए किलो हो गया है, यानी 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी। ये प्याज आप नासिक से लाते हैं, हाँ? अच्छी क्वालिटी की प्याज है। इसकी रेट में कितना बदलाव हुआ एक हफ्ते में? एक हफ्ते पहले 15 से लेकर 16 रुपए के बीच में बिक रहा था। अब इस हफ्ते से मार्केट 20 रुपए के से 22 रुपए किलो तक की है। ओखला मंडी में आलू की कीमतें भी बीते एक हफ्ते में 2 रुपए किलो बढ़ी हैं। हर किस्म का आलू 8 से 13% के बीच महंगा बिक रहा है। उधर सरकार दावा कर रही है कि कालाबाजारी रोककर वो दामों पर काबू पाएगी। मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। लेकिन एनडीटीवी इंडिया को खाद्य मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि मॉनसून के बिगड़ने के बाद दामों पर काबू पाना आसान नहीं रह जाएगा। आलू व्यापारी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हर साल महंगा होता है, अगस्त सितंबर हर साल महंगा होता है। हर साल महंगा होता है। हाँ जी। और इस बार ये कहा जा रहा है कि मॉनसून औसत से कमजोर होगा इस बार, तो इसका भी असर पड़ेगा साफ तौर पर। सी बात है, वो तो असर पड़ना और महंगा होगा आलू में। बिल्कुल जी। सरकार खराब मॉनसून से निपटने की तैयारी का दावा कर रही है, लेकिन अभी से ही बढ़ते दाम उसके लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। दिल्ली से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अब समझे मैं हिमांशु की ये स्टोरी आपको क्यों दिखा रहा था, क्योंकि ये सब कुछ डीजल के दामों से जुड़ा हुआ है। कैसे ये बाजार की सब्जियां और सब आप तक पहुंचता है, उसके लिए जो वाहनों का इस्तेमाल होता है वो डीजल पर चलते हैं। अब मैं किरीट सोमैया साहब को पूरा समय दूंगा। मेरे पास मेरी जानकारी के हिसाब से, और इसको आप पूरे तौर पर इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, फिस्कल ईयर 2002-2003 यानी कि 2002-2003 में 22% पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। 2002-2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय की सरकार, और डीजल की कीमतें 27% बढ़ी थी। दूसरा पॉइंट जो मैंने प्रवीण झा के सामने रखा वो ये है कि जो लोग बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमीर लोग, जो आर्ग्यूमेंट आपने रखा कि गरीबों के लिए सब्सिडी, अमीरों के लिए नहीं, वो प्रतिशत और कृषि के क्षेत्र में डीजल के कंजम्पशन का प्रतिशत तकरीबन बराबर है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए किरीट सोमैया साहब, क्या फॉर्मूला निकल सकता है? थोड़ा सा मजाक में आपसे कह सकता हूं, किरीट पारिक और किरीट सोमैया नाम बहुत मिलता जुलता है, सिर्फ मजाक कर रहा हूं। मैंने आपको शुरू में भी, प्रारंभ में भी कहा कि वास्तव में हिंदुस्तान ये सब्सिडी कंट्रोल प्राइजेस के धरती पर चल रहा था। मैंने ही आपको प्रारंभिक कहा कि 2002 से अटल बिहारी वाजपेयी की ये पहली सरकार थी जिन्होंने निर्णय लिया अभी सब्सिडी धीरे धीरे कम करनी चाहिए, और हैव नॉट और हैव उनके बीच में हमको डिफरेंस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी की सरकार 2002, 3, 4 इतने में सरकार चली गई। अब हमारे एक मित्र आपके टॉक शो में बोल रहे थे कि ये तो मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स है, मनमोहन सिंह ने जो 2012 में 11 में सब्सिडी कम की वही मोदी सरकार करने जा रही है। मैं तभी उनको यह हाथ जोड़ के कह रहा था, भैया ये प्रारंभ 2002 में हुआ और 2005 से 2009 कांग्रेस ने पुनः एक बार सब्सिडी कंट्रोल रेट वाली बात शुरू कर दी। हुआ क्या, अभी आपने आज बहुत अच्छी तरह से, मुझे भी अच्छा लगा कि देखो भाई लोकसभा में प्रतिपक्ष नहीं रहा,
लेकिन एनडीटीवी तो है, मीडिया तो हमारे पे वॉच रख रहा है। अभी शपथ लेके 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में कितने दाम बढ़ गए उसका आपने बहुत अच्छा, अभी आपने जो आज अकाउंट्स रखा उसकी डिटेल अगर आज लोकसभा के चर्चा के समय कांग्रेस के पास होती तो जरा उनको मदद मिल जाती। मेरे भाई, ये 15 दिन में जो दाम बढ़े, ये कोई मोदी सरकार ने 15 दिन पहले शपथ लेते समय कुछ निर्णय लिए उसके कारण दाम बढ़े क्या? अब 15 दिन हुए। मैंने आपको अनेक बार चर्चा में कहा कि कोई भी सरकार, ये लोकतंत्र है, कंटिन्यूटी विद चेंज आएगा और चेंज करने के लिए आप हमको 2-4 दिन का, थोड़े दिन को तो समय दोगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल दूसरी बात, ये मुझे मंजूर है। नहीं, मैं आपको दूसरी बात से भी मैं सहमत हूं। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई जो कुछ अच्छे निर्णय हुए होंगे, ये निर्णय कांग्रेस ने नहीं लिया था। कांग्रेस ने तो निर्णय वाजपेयी सरकार का बदल दिया था, फिर पुनः शुरू किया। कितना डेफिसिट छोड़कर गए, तिजोरी में कितना पैसा, उसका हिसाब तो लेने दो अभी वो परिस्थिति में। लेकिन मैंने आपकी एक बात आपकी मान्य की कि जो जिनके पास पैसे है उनको कितनी सब्सिडी देनी न देनी, ये तो हमने चर्चा का प्रारंभ किया था कि उनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन साथ में जो गरीब है, बीपीएल है, जो किसान है, मजदूर है, उनको अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिले। कितना प्रतिशत है, यही इस मुल्क में बहस का विषय है। पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आंकड़े बताते हैं कि 22% पेट्रोल, 27% डीजल फिस्कल ईयर 2002-2003 में बढ़ा है। मैं वाजपेयी सरकार के आंकड़ों पर चलूंगा। सोच साहब की सरकार के आंकड़े छोड़ दिए, मनमोहन सिंह सरकार के बहुत आंकड़े मेरे पास। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2002 का जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का निर्णय है, जो फैसला है, जरा मैं उसको क्लैरिटी से आपको बताऊं कि उस निर्णय के हिसाब से डीजल और पेट्रोल के दाम तय करने के लिए, एलपीजी नहीं, एलपीजी को बाहर रखा गया था, डीजल और पेट्रोल के दाम तय करने के लिए हर महीने की इजाजत जो है वो ऑयल कंपनीज को दी गई थी। लेकिन उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इन कंसल्टेशन विद द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इन कंसल्टेशन विद द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, यानी कि पेट्रोलियम के मंत्रालय से बातचीत के बाद। तो इसीलिए उस समय के भी फैसलों, मनमोहन सिंह की फैसलों की गलतियां तो उसका हरजाना मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी ने 50 सीट से कम लाकर दे दिया है। पॉइंट इसीलिए है कि ये सब विषय बहुत लंबी बहस का या समय का शायद किरित इंतजार नहीं कर सकते। और आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं समझता, क्योंकि लोगों को, अगर आप खराब मानसून की तरफ देख रहे हैं, जो आपकी सरकार भी मानती है, तो लोगों को इसका प्रभाव, इसका असर शायद बहुत जल्दी मिलने लगेगा। किरित, अभी देखो, आप ये बात भी मान लो अभियान के जो भी व्यक्ति, अभी वाजपेयी जी थे भी, हिम्मत के साथ में 50 साल पुराना निर्णय उन्होंने चेंज किया। तो आप जब परिवर्तन करते हो तो आपको फेजिस में जाना पड़ता है। मनमोहन सिंह जी ने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे, फेजिस में जाना पड़ता है। तो वाजपेयी जी ने जब 2002 में ये सब्सिडी के बारे में पुनर्विचार किया तो उन्होंने ये कहा, भाई हम एक एक तबक्का करके जाएंगे। और इसलिए मनमोहन सिंह जी ने भी समझो उसी दिशा में, वो 2004 से ही आगे जाते तो आज इतनी फिस्कल डेफिसिट नहीं होती। देखो, हमारे यहां ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ गए 2 साल में रुका, लेकिन चर्चा क्या हो रही है कि भाई ग्रोथ किसका हुआ, ग्रोथ किसके बेनिफिट के लिए हुआ। विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास के फल सबको मिलने चाहिए। जाने दे, ये लंबी चर्चा है। मैं आपकी इस बात की चिंता से सहमत हूं कि भाई जनता हमसे जवाब मांगेंगी, मॉनसून खराब आया या ना आया, लेकिन जनता हमसे 100 दिन के बाद में जवाब मांगने की शुरुआत करेगी कि भैया महंगाई कंट्रोल करनी है, आप कैसे करोगे, कैसे करोगे। आप भी मेरे पास आज भी जवाब मांग रहे तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है। आप बहुत वैलिड पॉइंट रख रहे हैं। मैं ले रहा हूं यहां पर एक मिनट, सलमान सोज रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत कम समय होगा अगले हिस्से में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सलमान सोज रिस्पॉन्ड करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक उम्मीदों की सरकार जब आती है, और न सिर्फ उम्मीद, इसमें तो कोई बहस ही नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी को वो मैंडेट मिला है जो देश का कोई भी नेता 2014 की सियासत में सपना देखेगा हासिल करने का। इसलिए उम्मीदों के तराजू पर आप सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी के नाम का वजन
कितना होगा। इसीलिए ये मसले जब मैं कह रहा हूं आपसे कि आप और हमारे बहस होनी बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद मैं प्रवीण झा, सलमान सोज और आरएस पांडे साहब को समय दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। सलमान सोज, बहुत कम वक्त है, आप अपनी बात रखना चाहते थे, प्लीज। हम सलमान सोज पर वापस आने की कोशिश करें। प्रवीण झा, बहुत जल्दी से सॉल्यूशन कोई नजर आता है आपको? नहीं, देखिए सब्सिडी का सवाल समय देना चाहिए हमें सरकार को, ये बात हाँ, मैं निश्चित मानता तौर हूं। पर। लेकिन ये है कि अब जैसे मसलन एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो होर्डिंग और उसकी बात जो हो रही थी, अभी ये सारा रिएक्शन जो आपने ग्राफिक दिखाया कि 15 दिन में जो है प्राइसेस 15%, 16%, 22% बढ़ रही हैं, ये इसलिए नहीं कि सप्लाई कहीं कम हुआ है, उसका बस एक ही कारण है कि होर्डिंग बढ़ गई। और तो उसको कम से कम ये तो आप एड्रेस कर सकते हैं। हाँ पांडे जी, आपको लगता है कि ये 40 पैसा 30 पैसा बढ़ाकर ही अगर उस रास्ते पर चले तो समाधान निकाल लेंगे? ये बात मैं किरीट समाया की इस आलोचना को पूरा मानता हूं कि समय से पहले नहीं आकलन करना चाहिए बहुत ज्यादा चीजों का। किरीट जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, साथ साथ गरीबों का ख्याल करना पड़ेगा। ये 25, 30, 50 पैसे हर महीने बढ़ाने से 57 रुपए का अगर 60 रुपए हो जाए और उससे सब्सिडी में 60,000 करोड़ की बचत अगले साल हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन साथ साथ किरासन जो 16 रुपया में 15 रुपया में मिल रहा है, फिर उसको कम करिए। नहीं, उसमें सब्सिडी 32 रुपए है। उसमें दाम वाली और गरीब लोग किरासन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये देखना होगा कि सब्सिडी किसको मिलती है, कितनी मिलती है, किस चीज के लिए मिलती है। मेरे ख्याल में जो विश्लेषकों ने बात कही, सिर्फ उस पर हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। इससे जुड़े सारे विषय मैं लगातार उठा रहा हूं और आपसे वादा उठाता रहूंगा। सब्सिडी किसको मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार।